तो जब सिलेबस थोड़ा कम होता है तो कम ही पढ़ते हैं सब, 3 से 4 घंटा। बट जैसे जैसे पाइल अप होता है सिलेबस तो आपको अपना जो टाइमिंग है डबल से ट्रिपल करना पड़ता है। तो डॉक्टर थे, उसने क्या बोला कि मतलब 1 साल बुक की तरफ देखना नहीं है। जब मैं एकदम लो था अपने लाइफ में तो वो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ऊपर उठाया और हमेशा मतलब साथ में ही रहे, अभी भी साथ में ही है। अभी जो भी मतलब कमियां आती है तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय मुंबई के वर्ली में है। मरियम्मा नगर एक एरिया है जो 40 सिस्टम है, स्लम सिस्टम है और छोटे छोटे यहाँ पे रूम है। उन्हीं में एक बच्चा रहता है जिसे कहा जाए, अगर कहा जाए तो कोहिनूर हमें कह दें तो वो गलत नहीं है। उनमें एक बच्चा है जिसका नाम विशाल बिंद है और वो जो है यहाँ पर रहकर इस साल नीट की परीक्षा उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ये इनके पेरेंट्स हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं विशाल की इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। धन्यवाद। और इनकी ये माँ है और इनकी माता जी से भी आपके बेटे ने जो ये नायाब एक कहा जाए इतिहास रच दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। सबसे पहले तो सबको नमस्ते और धन्यवाद। क्या कहेंगे आप विशाल के बारे में? क्या बचपना कैसा रहा और इतने ऊंचाइयों तक पहुंचने में विशाल की कितनी मुश्किलों का सामना करते करते यहाँ तक विशाल पहुंचे हैं? पहले तो मैं विशाल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि विशाल ने जो यहाँ तक पहुँचा, उनके पापा का सपना था, मेरा सपना था, उनका भी सपना था। और हम लोग कोई ऐसे बड़े घराने से नहीं थे और हमारी आमदनी भी उतना नहीं थी और हम लोग मतलब कमाई भी हमारी उतनी नहीं थी कि हमने उनको बड़े क्लासेस में डाले या उनको बड़े बड़े बाहर भेजे, उतना हमारी नहीं थी क्योंकि हमारे पास 2 बेटे थे, दोनों को मैनेज करना था हमको। तो विशाल ने से छोटे घर में रह के वो किसी का बात का ध्यान नहीं देते थे, वो अपने पढ़ाई में लगे रहते थे। उनके पीछे हम लोग भी समय से उनको खाना, समय से नाश्ता, समय से उनको जगाना, समय से सब चीज़ उनको टाइम से सब कुछ करते थे। विशाल 12वीं जब पास करते हैं उसके बाद क्या होता है? 12वीं पास करते हैं, उनके पापा बोले कि आप MBBS का तैयारी करो। फिर उसने 1 साल तैयारी किए, उनके बीच में बीमारी आ गई, 2 साल तक उन बीमार थे। उनको जो डॉक्टर थे उसने क्या बोला कि मतलब 1 साल बुक की तरफ देखना नहीं है, बुक देखो मत, तुम अपने सेहत पे ध्यान दो। तो हमने भी उनके पीछे बहुत मेहनत की, उनके पापा भी मेहनत किए, वो भी मेहनत किए। अच्छा, मैं बता दूं कि दोस्तों विशाल जब 12वीं की परीक्षा जो है देते हैं और उसके बाद जो है वो बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर इन्हें कह देता है कि आप बुक से 1 साल दूर रहेंगे, बिल्कुल जो है नहीं पढ़ेंगे, मतलब माइंड को इतना प्रेशर आप देंगे नहीं। अब विशाल को इतनी बड़ी समस्या हो गई कि इन्हें 1 साल नहीं पढ़ना है। और सोचिए अगर आपको डॉक्टर बनना है और 1 साल लैप्स करना है, बुक की तरफ आपको देखना नहीं है और फिर जो है आपको इतनी बड़ी एग्जाम में बैठने के लिए आप कितना मेहनत करना पड़ा होगा विशाल को, वो खुद जानते होंगे। और चलिए पहले इनके पिताजी से बातें करेंगे और फिर विशाल से भी बातें करेंगे और आपको वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्राउंड लेवल पर एक मुंबई में बच्चा है और जिसके पास तमाम सुविधाएं नहीं हैं, बड़े ख्वाब तो हैं लेकिन उनके पास वो सुविधा नहीं है जो बड़े बड़े घरों के बच्चों को मिलता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल ललन प्रसाद बिंद है। और मुझे ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। एक बड़े का नाम विशाल बिंद है और छोटे का नाम है आकाश बिंद। विशाल ने तो अगर कहा जाए आपकी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरा उतर कर एक तरह से कहा जाए तो आपके परिवार का अगर कहा जाए तो एक नाम उन्होंने एक तरह से रोशन कर दिया है। और ये शायद जो उन्होंने विशाल ने आपको जो गिफ्ट दिया है शायद वो आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। विशाल जो है हमारा और अपनी मम्मी का सपना पूरा कर दिया कि हमें एक सपना था कि हम एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, एक बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। तो हमारा दूसरा बेटा भी हमारा सपना पूरा कर दिया है, वो भी इंजीनियर कंप्लीट कर दिया है। मतलब लास्ट कुछ अभी मस्त 2-4 महीने बाकी हैं। विशाल ने तो एडमिशन ले लिया है, उनको तो मतलब अब कोई रोक नहीं सकता। कि विशाल की उपलब्धियों के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह का माहौल है यहाँ, हम देख रहे हैं ये एक स्लम है, बहुत छोटे छोटे घर हैं और उन छोटे छोटे घरों में जहाँ पढ़ाइयों का बिल्कुल माहौल भी नहीं है, यहाँ सारे के सारे लोग जो है कहा जाए बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हीं में से विशाल एक तरह से चमकता हुआ हीरा निकलता है। और वो चमकता हुआ हीरा जो है जे हॉस्पिटल में जाकर अब वो पढ़ाइयाँ कर रहा है। देखिए, ये जो जहाँ पे मैं रहता हूँ ये स्लम है और यहाँ पे जो भी है ना टोटली
अशिक्षित लोग हैं। लोगों यहाँ पे जो भी हैं लोग घरों में बड़े बड़े जो घर हैं वहाँ पे काम करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए घर में काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी की धुलाई करते हैं और छोटे छोटे ऑफिसों में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए लोग जाते हैं और उनके बच्चे भी उसी प्रोफाइल के रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना 8, 9, 10 साल के बच्चे लोग ये नशे का शिकार हैं। किसी न किसी गुटखा खाते, गुटखा खा रहा है, ये व्हाइटनर होता है वो रुमाल में लेके उसको सूंघते हैं रहते हैं। और कुछ 12-13 साल के बच्चे जाके ड्रिंक करते हैं क्योंकि यहाँ पे आज ये स्लम है झोपड़पट्टी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर 200 मीटर के 100-150 मीटर के यहाँ पे घरों में लोग दारू बेचते हैं। यहाँ का माहौल बहुत बोले तो बहुत बेकार है कि यहाँ पे बच्चा नहीं। तमाम इन माहौलों में कैसे अपने आपको, आपके बच्चे को आप बचा कर रखें, क्योंकि सारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं कि गुटखा खाते हैं और पढ़ने नहीं जाते हैं और तमाम तरह की और चीज़ें नशा करते हैं, और उन्हीं में से आपका दोनों बेटे उस चीज़ से आप दूर रख लेते हैं। कैसे कर पाते हैं? इसलिए कि मैं यहाँ मुंबई में हूँ, मुंबई में रहा हूँ और हम मार्केट रिसर्च में काम करते हैं। तो मार्केट रिसर्च में हम जिस फील्ड में हैं तो वहाँ पे हमारा काम है कि दूसरे के प्रोडक्ट को अच्छा बनाना होता है। तो हमने सोचा कि जब अपने बेटे को अगर हम दुनिया का दूसरे का प्रोडक्ट अच्छा कर सकते हैं तो क्यों हम हमारे प्रोडक्ट को अच्छा कर दिया। इसलिए इनकी मम्मी को हमने यहाँ पे बुलाया। जब से ये छोटा वाला पैदा हुआ तब से, और विशाल तो पैदाइश उनकी गांव में थी, वहाँ से आज तक हमेशा ऑब्जर्व करने के लिए उनको जो भी चाहिए, सुबह नहाना, नाश्ता, धोना, कपड़ा बिना, सारी की सारी देख रेख। हम तो सुबह चले जाते थे ऑफिस, उनकी माँ ही देखती रहती थी। विशाल, पहले तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने ये जो अचीवमेंट आपको मिला है। धन्यवाद। विशाल, आप कहाँ एडमिशन आपका हुआ है? मैंने अभी एडमिशन जे हॉस्पिटल ऑफ मुंबई। क्या आपने कभी सोचा था कि मुंबई में मुझे एडमिशन मिल पाएगा? कभी अपने ख्वाबों में सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुंबई जैसे कॉलेज में मेरी एडमिशन होगी? नहीं, ये तो नहीं लगा था, वो तो मार्क्स जैसा आएगा वैसे जाते हैं। विशाल, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि तमाम मुश्किलें थी आपके सामने और इन मुश्किलों से लड़ना बहुत मुश्किलों का काम था। आप ये सारी मुश्किलों से कैसे लड़ पाए? आखिर यहाँ का जो लोकेशन है ना वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप कैसे लड़े इस सारी चीज़ों से? इन सब चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मदद किया कि हमेशा मतलब टाइम टेबल से ही रहना चाहिए, और आदतें जो सिखाई उन्होंने वो बहुत काम आई। तो विशाल एक कहा जाए लोगों के बीच में इंप्रेशन का काम करते हैं और अपने आप को इस तरह से लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं कि मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो घर से पढ़कर और बड़ी बड़ी जो क्लासेस से लड़के पढ़ते हैं उनको चुनौती दे सकता हूं, और उन्होंने ये चुनौती दिया है। और उसी के बारे में आज चलिए मैं बातें और भी करेंगे विशाल से कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती को इस घर से कर दिया, और उन बच्चों के लिए खास करके फिर से मैं कहूँगा कि ये जो विशाल हैं उनके लिए एक इंप्रेशन का काम करते हैं। और क्या कहेंगे विशाल, कैसे पढ़ाई आपने किया कि इसी छोटे से घरों में रहकर आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो शायद बहुत लोग सपनों में देखते हैं लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता है? तो जब मैं 12th के बाद थोड़ा बीमार था तो उस समय मैं थोड़ा स्टडी से थोड़ा दूर हो गया था। तो कभी नर्वस हुए आप कि अरे यार अब पढ़ाई, मेरी 1 साल स्टडी से दूर होना बहुत बड़ी बात है। ये 1 साल अगर आप इतनी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लगातार लोग पढ़ते रहते हैं और आप 1 साल बुक से दूर हो जाए तो बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, थोड़ा नर्वस था, मगर फिर मैं अपने ध्यान को थोड़ा बॉडी के ऊपर लगा दिया कि हेल्थ के सही रहेगा तो बाकी सब भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जॉगिंग करना शुरू किया और योगा हो गया और एक्सरसाइज हो गया। तो मैं ज़्यादा फोकस 1 साल वहाँ पे किया। तो जब ये सब फोकस करने के बाद एक्सरसाइज पे तो मैं थोड़ा रिकवर किया, फिर मैंने अपनी जो रेगुलर स्टडी होती है तब चालू किया। और आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो शुरू में तो जब सिलेबस थोड़ा कम होता है तो कम ही पढ़ते हैं सब, 3 से 4 घंटा। बट जैसे जैसे पाइल अप होता है सिलेबस तो आपको अपना जो टाइमिंग है डबल से ट्रिपल करना पड़ता है। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे शुरू में, और जब आप एग्जाम में एकदम पास में आ गया? जब एग्जाम पास में होता है तो आपको टेस्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। फिर जो टेस्ट आपने लिखा है उसमें क्या गलतियां हो रही है उसको भी देखना रहता है, और प्लस रिवाइज भी करना रहता है। तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटा तो देना पड़ता है लास्ट के 2-3 महीने में। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं जो क्लासेस में जाते हैं उनको उनका टेस्ट एक अलग तरह से लेवल से होता है, और आप जो है ऑनलाइन कहा जाए कि YouTube वगैरह पे टेस्ट देते हैं वो एक अलग हो जाता है। मतलब जो क्लासेस वाले थे उनके मतलब कोई मतलब उनके जो वेबसाइट होती है
वहाँ पे कभी कभी फ्री में वो लोग डाल देते हैं टेस्ट। जी जी। तो उसको मैं रेफ़र करता था, मतलब खुद को टेस्ट करने के लिए कि मतलब कितना कहाँ तक हूँ। आपको पूरी कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं जितना पढ़ लिया हूँ और इस साल मेरा हो जाएगा, कि मुझे 1-2 साल और अभी लगेगा? नहीं नहीं, जो लास्ट तक तो हो ही गया था कि मतलब थोड़े अच्छे मार्क्स आने लगे थे मेरे, तो हो जाएगा ऐसा लगा। ऐसा लगा था कि अब मेरी तैयारी जो है वो पूरी तरह से एकदम हो चुकी है और मैं झंडे गाड़ने वाला हूँ। हाँ, और आपने झंडे भी गाड़ दिए, तो इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? तो इसका तो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही है कि मतलब जिन्होंने मेरे जब मैं एकदम लो था अपने लाइफ में, तो वो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ऊपर उठाया और हमेशा मतलब साथ में ही रहे, अभी भी साथ में ही है। अभी जो भी मतलब कमियां आती है तो वो हमारे साथ में रहते हैं। जिस दिन डॉक्टर में एडमिशन होता है कितना लड्डू बटता है? हमारे यहाँ इतना फिलहाल लड्डू नहीं बटा, क्योंकि हमारे घर का जो प्रॉब्लम है, ये घर हमारा बार बार नोटिस आता है, तो हमने उसको टेंशन में थे। हमारे छोटे वाले देवर ने गांव में लड्डू बंटवाए। बाद में हमने महीने 15 दिन के बाद मंदिर गए। मैं बोला चलो हम यहाँ मुंबई में कम से कम हमें 23 साल हो गया रह के, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो कम से कम हम भगवान को सबको एक तरफ से दर्शन करके, तो सबको दर्शन वर्शन, विशाल को, उनके पप्पा को, छोटे वाले लड़के को, सब जन गए। लेकिन आस पड़ोस वालों को लड्डू नहीं खिलाए? नहीं, तो सब मंदिर में लड्डू 1.25 किलो चढ़ाए, फिर आए बाहर। मतलब आस पड़ोस वालों को लड्डू खिलाए और सबको ये बताया कि भाई हमारा बेटा भी अभी वो बनने जा रहा है डॉक्टर? नहीं, सब पूछते थे कि आपकी खुशी में मिठाई बांट रहे हो, तो मैं बोला मेरा बेटे का नीट क्वालिफाई किया। नीट तो लोग जानते ही नहीं होंगे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग तो नीट जाने नीट नहीं जानते, उनको पता ही नहीं नीट क्या होती है। उनको मैं सीधा बोलती थी मेरे बेटे का JJ में एडमिशन हुआ है, तो इसके लिए हम लोग मंदिर गए थे, तो मिठाई बांट रहे हैं। कुछ लोग तो आश्चर्य हो गए होंगे, कुछ लोग तो यकीन ही नहीं होता। बहुत लोगों को पता नहीं कि ऐसा भी कोई चमत्कार इस मरियम नगर स्लम एरिया में कर सकता है। जब ये सुन के उनको बहुत ताजुब लगा कि इस अभावपूर्ण बस्ती में, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे किस तरह से जीवन अपन जी रहे हैं, कि किस तरह से बच्चा यहाँ तक जाने के लिए कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत, कितनी कुर्बानियाँ दिया होगा यहाँ तक जाने के लिए। तो लोगों में एक तरह से कहा जाए आश्चर्य हो गए। आश्चर्य, बहुत एकदम सरप्राइज न्यूज़ था लोगों के लिए। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ, इनके चाचा जी हैं और उनसे बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुनील कुमार बिंद। अच्छा, क्या कहेंगे आप विशाल के बारे में? विशाल ने जो जिस तरह से तैयारी करके आपके घर का नाम रोशन कर दिया है, क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ये मतलब बचपन से ही मतलब एक अलग ही रास्ते का दिख रहा था। मतलब बाकी जो बच्चे आज की डेट में रह रहे हैं उनसे मतलब ये हटके थे। क्या हटके थे अगर कहेंगे तो किस तरह से हटके थे? किस तरह के मतलब एक मतलब सीधे साधे से मतलब अपने काम से मत रहना, न किसी से बातचीत करना, न किसी की बातें सुनना, अपने घर से और अपने कॉलेज स्कूल से मतलब रखते थे। कि वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा विशाल को लेकर, क्योंकि विशाल ने जो किया है वो एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इस छोटे से आप देख ही रहे हैं, ये छोटा सा एक रूम है जिसे में विशाल ने पढ़कर ये कामयाबी हासिल कर दिया है। और उनके लिए आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।